अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर भी हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज़ का ही हिस्सा है और आज के लेक्चर में हम रिव्यू करेंगे रिसर्च टाइमलाइन को कि किस किस टाइम में किस किस रिसर्चर ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अंडरस्टैंड करने में। इससे पिछली वीडियो में भी हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज के लेक्चर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड के ऊपर टाइम मेंशन किया है, मैंने ईयर मेंशन किया है कि किस ईयर में कौन से साइंटिस्ट ने काम किया और उन्होंने क्या डिस्कवर किया। और ये लेक्चर आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करेगा। कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है, उन लोगों के जहन में ये बात आती है कि आखिर एक रिसर्चर के बाद दूसरा रिसर्चर जो है वो कितनी देर में नेक्स्ट डिस्कवरी करता है, या ये जो डिस्कवरीज हैं क्या एक के बाद एक ही रही हैं या फिर इसमें कुछ टाइम डिफरेंस था। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर चुके हैं पहले ही कि सर विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि सर विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी और इसीलिए हम इनको कहते हैं क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे 1879 में, और इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें जो है वो कैथोड रेज के बारे में जानने को मिला। इन्होंने कैथोड रेज को डिस्कवर किया। फिर इन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स को गोल्डस्टाइन ने रिपीट किया था। 1886 तक इन्होंने डिफरेंट वेज में इन एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया, ऑब्जर्वेशंस लेने की कोशिश की, डीपली ऑब्जर्व किया और 1886 में इन्होंने पब्लिश किया, इन्होंने डिस्कवर किया पॉजिटिव रेज को, और पॉजिटिव रेज के बाद प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए। फिर यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि कैथोड रेज के फ़ौरन बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। कैथोड रेज के फ़ौरन बाद पॉजिटिव रेज और प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे 1886 में, और 1897 में यानी 1879 में कैथोड रेज डिस्कवर हुई और कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन हैं। ये बात 1897 में यानी कि पॉजिटिव रेज के डिस्कवर होने के 11 साल बाद पता चली, और इनको जे थॉमसन ने जब चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट की तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद यहाँ तक जे थॉमसन ने मॉडल पेश किया। देखें, दो चीज़ें डिस्कवर हो चुकी थी, नेगेटिव पार्टिकल्स भी और पॉजिटिव पार्टिकल्स भी। तो अब इस चीज़ की ज़रूरत थी कि ये बताया जाए कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स जुड़े कैसे हैं। तो यहाँ पर फिर 1904 में 1904 में जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया। एटम को उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया जस्ट लाइक प्लम पुडिंग, और उन्होंने ये कहा कि एटम प्लम पुडिंग की तरह का ही होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया जाए कि प्लम पुडिंग है क्या। प्लम पुडिंग एक केक है, स्वीट डिश है, इंग्लिश स्वीट डिश, और ये चॉकलेट चिप केक की तरह है। आप फ़र्ज़ कर लें कि जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है वो केक से बना हुआ है और छोटे छोटे चॉकलेट चिप्स उसके अंदर अटैच हैं, और बिल्कुल ये इसी तरह का ही केक होता है जिसे प्लम पुडिंग कहा जाता है। और जे थॉमसन ने एटम को इस तरह से प्रेजेंट किया कि एटम प्लम पुडिंग की तरह है, इसीलिए इनके इस मॉडल को, इस थ्योरी को प्लम पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो बेटा, जब प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया जे थॉमसन ने, तो उसके बाद साइंटिस्ट ने इस चीज़ को चेक करने की कोशिश की कि वाकई ही जो एटम है वो प्लम पुडिंग की तरह है या नहीं है। इस सिलसिले में एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गए, और इसी सीरीज़ का जो हिस्सा थे वो थे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जो कि परफॉर्म किए थे रदरफोर्ड ने। और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इन्होंने 1911 में, 1911 में इन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया।
और इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट ये निकला कि इन्होंने ये कहा जी कि प्लम पुडिंग मॉडल गलत है। तो फिर इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्हें यहाँ से पता चल गया कि प्लम पुडिंग मॉडल ठीक नहीं है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लम पुडिंग की तरह नहीं होता। फिर इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को बार बार जब किया गया, रदरफोर्ड ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने 1920 में अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स का रिज़ल्ट ये दिया कि जो पॉजिटिव प्रोटॉन है एटम के अंदर प्लस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इनका जो मैस है, मैस ऑफ प्रोटॉन एंड मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको अगर हम सम कर दें तो ये एटम के मैस के इक्वल नहीं आता। यहाँ पर इन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये इसकी इक्वल नहीं है, और इन्होंने ये भी प्रिडिक्ट कर दिया कि यहाँ पर एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे या एटलीस्ट ऐसा पार्टिकल होगा जो कि प्रोटॉन के मैस के इक्वल है और उस पर कोई चार्ज नहीं है। और इन्होंने इसका नाम भी यहाँ पर रख दिया था न्यूट्रॉन, कि इसमें न्यूट्रॉन होगा तो ही ये जो इधर आपके पास लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल आ सकती है। फिर 1920 में इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया, फिर इस चीज़ पे भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए, क्योंकि रदरफोर्ड बहुत अच्छे रिसर्चर थे, इनके पास रिसर्च लैब थी और ये रिसर्च को फंड भी करते थे। तो फिर फर्दर जो है रिसर्च होना शुरू हो गई कि रदरफोर्ड ने ये बात कही है तो इसका मतलब है इसमें वाकई ही चीज़ें हैं। और 1932 में फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, वही न्यूट्रॉन जो ऊपर रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था 1932 में, यानी कि 12 इयर्स लेटर। किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने। ये हम अपनी अपकमिंग वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे डिस्कवर किया। फिर 1913 में यहाँ पर जब 1911 में ये चीज़ रिजेक्ट कर दी गई, प्लम पुडिंग मॉडल को रिजेक्ट कर दिया रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया। तो इस मॉडल को चैलेंज किया बोहर ने, और बोहर ने 1913 में अपना मॉडल पेश किया जिसे हम कहते हैं बोहर्स मॉडल, और इसके बारे में भी हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ये थी वो टाइमलाइन जिसके वजह से, ये थी वो टाइमलाइन जहाँ से हमें ये पता चला कि किस किस टाइम में कौन कौन से रिसर्चर ने क्या रिसर्च की और उसकी क्या डिस्कवरी थी और उनके दरमियान कितना गैप था। आप यहाँ से देख लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में एक बहुत अरसा लगा और फिर हमें यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई।